हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड मैंने आपको कहा था कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आ सकते हो, वो मैं आपको फटाफट से एक बार सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 1 जनवरी 2023 को पी ने ड्रॉ किए हैं 3 मंथ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000 ऑन डेटर क्यू, हु एक्सेप्टेड ऑन द सेम डेट। पी डिस्काउंट करा लिया है बिल को 4 जनवरी को 2023 with his banker. The discount rate being 6% per annum. On the due date bill dishonor हो गया और नोटिंग चार्जेस 200 रुपए के पे हुए। Q immediately makes an offer to P to pay him 10,000 on cash on account and to settle the balance by agreeing to accept one bill of exchange for 12,000 at 1 month and the other for the balance at the 3 month, the later including 12% per annum for both the bills. P accept the arrangement. The bill for 12,000 is met on the due date, but the other bill is dishonored. Show करो Q का अकाउंट एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ P। ओके, अब ठीक है। चलो मैं बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 4। हालांकि इसमें लेजर अकाउंट बनाने बोला है, पर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, देन हम लेजर भी बना लेंगे। इन द बुक्स ऑफ P, द बुक्स ऑफ Q। देखो, P ने ड्रॉ किया 3 मंथ बिल 1 जनवरी को Q के ऊपर 30,000 रुपए का। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Q अकाउंट 30,000। Q बोलेगा 1 जनवरी को P अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, देन 4 जनवरी को पी ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया है 6% पर एनम से। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। 30,000 का बी आर था बच्चों। डिस्काउंटिंग चार्जेस 3 मंथ्स का बिल है ना, 3 मंथ्स का बिल है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस आपका निकलेगा 30,000 इंटू 6% इंटू 3/12, तो ये आ गया 450। 29,550 रुपीज मिल जाएगा पी को डिस्काउंटिंग चार्जेस माइनस करने के बाद। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। यस, इसके बाद ऑन द ड्यू डेट बिल डिसऑनर कर गया और नोटिंग चार्जेस 200 रुपए लगे। तो बच्चों ड्यू डेट कब आएगी? 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 2, 3, 4, 4 अप्रैल को आएगी। तो 4 अप्रैल ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया, तो हम वापस से क्यू को डेटर बनाएंगे, क्यू अकाउंट डेबिट, और बैंक हमसे पैसा काट लेगी। कितना पैसा काट लेगी? जितने रुपए का बिल था प्लस जितना नोटिंग चार्जेस लगा, क्योंकि बैंक ने पे किया होगा नोटिंग चार्जेस। 4 जनवरी को ये भी अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस वही अपने बुक्स में दिखाएगा जिसका वो खर्चा बनने वाला है, इसका खर्चा बनने वाला है, क्योंकि इसी से वसूला जाएगा नोटिंग चार्जेस। 30,000 का बिल्स पेबल, 200 रुपए का नोटिंग चार्जेस टू पी अकाउंट, 30,200 का क्रेडिटर खड़ा हो गया पी के नाम का। ओके, इसके बाद बच्चों
क्यू ने इमीडिएटली ऑफर किया है पी को कि वो 10,000 रुपए कैश में दे देगा और सेटल करेगा बैलेंस को बाय एग्रीइंग एक्सेप्ट वन बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 12,000 अनदर फॉर बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि चलो 10,000 रुपए मैं इमीडिएटली कैश में दे देता हूं। तो 4 जनवरी को ही कैश अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट, 10,000 रुपए तो इमीडिएटली मिल गया। पी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बोलो 10,000 रुपए तो बच्चों इमीडिएटली सेटल हो गया, बोलो यस और नो। 10,000 रुपीज बोला भाई मैं तुरंत दे देता हूं और बाकी के लिए मेरे लिए एक नया बिल बना दो, बाकी अमाउंट के लिए मेरे लिए एक नया बिल बना दो। अब कंडीशन ये है बच्चों की जो बाकी अमाउंट के लिए नया बिल बनेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, पहले ये बताओ कितना अमाउंट बाकी है। 30,200 में से 10,000 चला गया मतलब 20,200 बाकी है, बोलो हाँ। ठीक है, बोलो 30,200 में से 10,000 दे दिया मतलब 20,200 अभी बाकी है। तो 20,200 बाकी है, उसके लिए 12,000 का एक बिल बनेगा 1 महीने का और अदर बिल बनेगा बैलेंस अमाउंट के लिए 3 महीने का। इसमें 12% पर एनम का इंटरेस्ट इंक्लूड करना है दोनों बिल का, सेकंड वाले बिल पे। लेटर का मतलब होता है दूसरे वाले बिल में, सेकंड वाले बिल में, बाद वाले बिल में। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में मिलना। सी यू लेटर क्या होता है इसका मतलब, बाद में मिलना। तो बाद वाले बिल में इस इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड कर लेना 12% का, जो कि दोनों बिल के लिए निकालना है आपको। ठीक है, दोनों बिल के लिए निकालना है बच्चों। तो पहला बिल 12,000 का है और 1 महीने का है। दूसरा बिल 8,200 रुपए का बनेगा। ऑब्वियसली 20,200 माइनस 12,000, 8,200 बाकी है। तो 8,200 3 महीने के लिए बनेगा। दोनों में 12% का इंटरेस्ट लगेगा, 12% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 12,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12, तो यार है 120 रुपए। 8,200 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, यार है 246। तो 366 आ गया टोटल अमाउंट। ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है जो कि सेकंड वाले बिल पे लगेगा। ठीक है, सेकंड वाले बिल पे इंक्लूड होगा मतलब। तो अगेन 4 जनवरी को बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 12,000, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 8,200 प्लस 366, 8,200 का बिल प्लस 366 का इंटरेस्ट, दोनों मिला के बनेगा सेकंड वाला बिल। सेकंड वाले बिल में बोला था इंटरेस्ट इंक्लूड कर लेना, जो निकलेगा। टू क्यू अकाउंट, अब क्यू के अकाउंट में तो बच्चों 20,200 ही है, बाकी क्या है, इंटरेस्ट है, जो हमने इंटरेस्ट लगाया 366 रुपीज का। ओके, ये ऐसी बनेगी एंट्री। 4 जनवरी को इसके बुक्स में बनेगा पी अकाउंट डेबिट 20,200, इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेगा ये 366। टू बिल्स पेबल 1 अकाउंट 12,000, टू बिल्स पेबल 2 अकाउंट 8,566। फिर क्वेश्चन ने कहा द बिल फॉर 12,000 इज मेट ऑन द ड्यू डेट बट द अदर बिल डिसऑनर, शो करो क्यू का अकाउंट एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पी। तो 12,000 वाला बिल जो है वो ड्यू डेट पे मेट हो जाएगा। 1 महीने का बिल है बच्चों, तो 4 जनवरी से 4 फरवरी 5 6 7, 7 फरवरी। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट, 12,000 वाला बिल मेट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बिल कब ड्यू होगा, 3 महीने के बाद। तो 4 जनवरी से 4 फरवरी 4 मार्च 4 अप्रैल 5 6 7, 7 अप्रैल। 1 मिनट रुको, सॉरी हमने 4 जनवरी क्यों डाल के रखी है डेट, ये तो सारी 4 फरवरी होनी चाहिए ना डेट। सॉरी 4 अप्रैल, 3 महीने का बिल था। 4 अप्रैल करो इसको। वही मैं सोचू कुछ तो गड़बड़ है दया।
4 अप्रैल, 7 मई। हाँ, अब ठीक है। तो 4 अप्रैल से 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, 5, 6, 7, 7 जुलाई को वाला बिल डिसऑनर हो जाएगा। 7 जुलाई को वाला बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर से क्यू अकाउंट डेबिट टू BR2। 8566 वाला बिल डिसऑनर हो गया। इसके लिए कोई नोटिंग चार्जेस दिए नहीं हुए हैं लेकिन। फिर से पी क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाले ट्रांजेक्शन के लिए बच्चों कोई नोटिंग चार्जेस एज सच दिए नहीं हुए हैं। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। समझ गए ये क्वेश्चन? चलो तो फटाफट से नोट करो, फिर इसका लेजर अकाउंट बनवा दूंगा मैं। नोट करो इसको। ओके, देन इंटरेस्ट वाला बता दो। इंटरेस्ट वाला ये है कि 30,200 रुपये ड्यू था, 10,000 रुपये तुरंत मिल गया, मतलब 20,200 अभी बाकी है। क्वेश्चन ने बोला कि ये 20,200 जो है, इसमें से 12,000 एक महीने के बाद मिलेगा, नया बिल बना के दो। नया बिल बनाओ, 12,000 एक महीने के बाद मिलेगा, और बचा हुआ अमाउंट 3 महीने के बाद मिलेगा, दूसरा बिल बना के दो। तो 12,000 रुपये एक महीने के बाद मिलने वाला है, तो 12,000 पे एक महीने का इंटरेस्ट लगा दिया मैं, और 8,200 पे 3 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया बस। क्योंकि 8,200 3 महीने के बाद मिलेगा, 12,000 एक महीने के बाद मिलेगा। तो दोनों पे इंटरेस्ट लगाया, और क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इसको आप इंक्लूड कर लेना लेटर वाले बिल पे। ओके, लेटर वाले बिल पे उसको इंक्लूड कर लेना। तो ठीक है, सेकंड वाला जो बिल मैं बना रहा था 8,200 का, उसी में ये इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने इंक्लूड कर लिया सेकंड वाले बिल पे। यहां देख लो 8566। ठीक है, डन। हाँ, एक ही एंट्री में कर सकते हो, दो एंट्री में कर सकते हो, तुम्हारा मन। कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो या सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। फिर क्वेश्चन ने कहा कि 12,000 वाला बिल ड्यू डेट पे मैट हो गया। ठीक है, हो गया। और जो दूसरा वाला बिल था वो फिर से डिसऑनर हो गया, खत्म। इसका बच्चों लेजर अकाउंट बनाना था। देखो क्या बोला था क्वेश्चन ने, शो करो क्यू का अकाउंट और BR का अकाउंट पी के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ पी। क्यू का अकाउंट, BR का अकाउंट। तो क्यू का अकाउंट होगा, सबसे पहले बिल बना तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट। फिर उसके बाद बिल एंड और बिल डिस्काउंटिंग कराया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। तो BR अकाउंट के क्रेडिट साइड बैंक आएगा 29,550, और 450 का डिस्काउंटिंग चार्जेस। ओके, फिर उसके बाद बिल डिसऑनर हुआ, उसकी एंट्री क्या हुई थी, क्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 30,200 रुपये इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। उसके बाद फिर नया बिल बना, उसके बाद फिर कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट,
₹10,000 कैश आया। उसके बाद नया बिल बना, तो BR अकाउंट डेबिट टू क्यू अकाउंट, 12,000 का एक बिल बना, 8566 का एक बिल बना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट लगेगा क्यू के अकाउंट में 366 का, तो क्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट मेरी इनकम है तो क्रेडिट हुआ, क्यू डेबिट हो गया क्योंकि क्यू को मैंने बढ़ा दिया, क्यू के डेटर का बैलेंस, क्यू मेरा डेटर है उसका बैलेंस मैंने बढ़ा दिया 366 से इंटरेस्ट लगा के। फिर दो ठोक बिल बनेगा बाय BR 12,000 बाय BR 8566। फिर इसके बाद BR1 का पैसा मिल जाएगा 12,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR 12,000। और सेकंड वाला बिल डिसऑनर हो जाएगा फिर से, तो बाय क्यू अकाउंट डेबिट टू BR। बाय क्यू अकाउंट डेबिट टू BR, क्यू अकाउंट डेबिट टू BR 8566 का BR डिसऑनर हो गया। तो BR अकाउंट तो टैली हो जाएगा बच्चों, 30,000 प्लस 12,000 प्लस 8566 माइनस 8566 माइनस 12,000 माइनस 30,000, तो ये तो टैली हो गया। और क्यू के अकाउंट में 8566 का बैलेंसिंग फिगर आएगा, 30,200 प्लस 366 प्लस 8566 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000 माइनस 8566। हाँ एक सेकेंड। क्यू बीइंग अ डेटर, उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी तो होना चाहिए था। ये क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया है, बट क्यू बीइंग अ डेटर इसके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए था। सेल्स करने बोला नहीं तो मैं सेल्स की एंट्री पास नहीं कर सकता, पर क्योंकि क्यू के ऊपर मैंने 30,000 का बिल ड्रॉ किया है तो उसको डेटर होना पड़ेगा। अगर वो डेटर था ही नहीं तो उसके ऊपर बिल कैसे ड्रॉ हो गया? एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन तो नहीं है ये, ठीक है। तो क्यू के अकाउंट में मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देता हूँ डेबिट साइड में, इसको डेटर बना देता हूँ 30,000 का, तब जाके हमारा क्वेश्चन जस्टिफाई होगा। 8566 जो लास्ट बिल डिसऑनर हुआ है वही बैलेंस अभी दिख रहा है उसके अकाउंट में, ठीक है। क्यू बच्चों डेटर था 30,000 का, ओके, तो मैं 30,000 का डेबिट बैलेंस लिख दे रहा हूँ उसके अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस, ओके। क्लियर है बात सबको? बोलो, है ना। 30,000 का वो डेटर होगा तभी तो उसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ होगा ना बच्चों, या तो सेल्स हुआ होगा, तो सेल्स की एंट्री तो हम पास नहीं कर सकते, हम बैलेंस लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है सेल्स की एंट्री पास करने के लिए। तो हम लिख देते हैं कि चलो ठीक है हमारा डेटर था, हमने बिल बना दिया 30,000 का, तो ये तुम्हारी हो गई लेजर अकाउंट्स। समझ में आया लेजर सबको? इन द बुक्स ऑफ पी क्यू का अकाउंट और BR का अकाउंट, बस एंट्री पास करते जाना है, पोस्टिंग करते जाना है। बोलो।
हाँ 8566 का बैलेंस कैरी डाउन रहेगा। यस। हाँ सोना, हम एंट्री की हेल्प से भी कर सकते हो, बट कई सारी एंट्रीज आपने जो कंपाउंड एंट्री की है उसको आपको ब्रेक डाउन करके लेजर में लिखना पड़ेगा ना। जैसे कि जब हमने बी आर बनाया तो BR1 BR2 टू क्यू अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट लिख दिया, तो एक ही एंट्री में हमने सब कुछ लिख दिया, तो आपको उसको तो अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा ना। एक साथ दिखाओगे भी कैसे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो, एक्स बॉट गुड्स फ्रॉम वाई फॉर 4,000 रुपए। तो एक्स ने वाई से गुड्स खरीदे 4,000 रुपए के। वाई ने ड्रॉ किया बिल 1/1/2023 को 3 मंथ्स के लिए, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय एक्स फॉर दिस पर्पस ऑन 1/3/2023। एक्स ने अरेंज किया टू रिटायर द बिल। रिटायर का मतलब क्या होता है? रिटायर का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देना। रिटायरमेंट ऑफ बिल विद अ रीबेट ऑफ 12% पर एनम। शो करो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 5। इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। तो वाई ने बच्चों गुड्स खरीदे हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। एक्स ने खरीदे हैं गुड्स वाई से 1 जनवरी को, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद 3 महीने का बिल ड्रॉ हुआ है। वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ये हुआ बिल ड्रॉ। इसके बाद बच्चों 1/3/2023 को, 1/3/2023 को जो एक्स है वो वाई को जाके पेमेंट कर रहा है बिल्स पेबल की। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 4,000 का बिल था बच्चों, लेकिन क्योंकि वो पहले पेमेंट कर रहा है तो उसको 12% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि वो पहले पेमेंट कर रहा है, उसको 12% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ड्यू डेट से पहले, बोलो। ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, कितना दिन पहले पेमेंट कर रहा है वो? फटाफट से बताओ, कितना दिन पहले पेमेंट कर रहा है वो? 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल को ड्यू डेट थी। 1 अप्रैल से 1 महीने पहले पेमेंट कर रहा है। तो 1 महीने पहले अगर वो पेमेंट कर रहा है तो 1 मंथ का उसको डिस्काउंट मिलेगा। बोलो हाँ। जब पेमेंट करनी थी उससे 1 महीने पहले पेमेंट कर रहा है ना। पेमेंट जब उसको करनी चाहिए थी उससे 1 महीने पहले पेमेंट कर रहा है। बोलो यस और नो। तो उसको 1 मंथ का डिस्काउंट देंगे हम, क्योंकि वो 1 महीने पहले पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो बताओ कितना आ रहा है? 1 मंथ का डिस्काउंट देंगे, कितना आ रहा है?
ठीक है। रीबेट बच्चों एक तरीके से डिस्काउंट ही होता है। तो जो पेमेंट कर रहा है उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो क्रेडिट, और जिसको पेमेंट मिलेगी वो डिस्काउंट दे रहा है तो डेबिट। द पॉइंट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रीबेट। तो रीबेट का अमाउंट होगा 4000 का 12% एक महीने के लिए, 40 रुपए। क्लियर है? एक महीने के लिए, क्योंकि एक महीने पहले पेमेंट हो रही है। तो जितने टाइम पहले पेमेंट हो रही है, जितने दिन पहले, जितने समय पहले पेमेंट हो रही है, उतना डिस्काउंट हम सामने वाले कस्टमर को देंगे, क्योंकि वो प्री पेमेंट कर रहा है, एक महीने पहले पेमेंट कर रहा है। ओके, बोलो। बिकॉज पेमेंट इज हैपनिंग 1 मंथ बिफोर, वी आर गोइंग टू गिव 1 मंथ का डिस्काउंट। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। यस सोनम। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में मॉड्यूल के अंदर डेज के बेसिस पे इंस्टीट्यूट ने निकाला है, बट वो एकदम, पता है ना तुमको, वो इंस्टीट्यूट को रहता है ना, अरे नहीं कुछ तो करना है अलग, वो वाली फीलिंग के साथ करती है ना इंस्टीट्यूट। तो वाली फीलिंग के साथ करेगी तब तो फिर कुछ भी कर सकती है इंस्टीट्यूट। फिर तो मैं तो वीक्स के बेसिस पे कैलकुलेट करके आ जाऊंगा, है ना। फिर मैं बोलूंगा नहीं, मेरा मन वीक्स के बेसिस पे करने का कर रहा है, तो मतलब वीक्स के बेसिस पे। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं भैया, हमारा तो आवर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करने का मन रहा है, हम तो आवर्स के बेसिस पे कि पूरे साल में इतने घंटे होते हैं, इतने घंटे के बाद ये बिल ड्यू होने वाला है, चलो आवर्स के बेसिस पे निकालते, समझ रहे हो। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं, उसका कोई उपाय नहीं है। आप उससे बेटर इंस्टीट्यूट को मेल करके बोलो कि मॉड्यूल में करेक्शंस करे, अननेसेसरी अजम्पशन ना ले। वैसे भी इंस्टीट्यूट ने बोला है, इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव एज्यूम्ड, कि हम डेज के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एज्यूम करने की जरूरत नहीं थी, मंथ के बेसिस पे था क्वेश्चन, तो मंथ के बेसिस पे सॉल्व कर लेना था। ओके, चलो। मोहन ने सोल्ड किया गुड्स गुप्ता को 1 सितंबर 2023 को 1600 रुपए में। गुप्ता ने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया है 3 मंथ्स का बिल। ऑन द ड्यू डेट गुप्ता रिक्वेस्ट कर रहा है बिल को रिन्यू कर दो फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। मोहन ने एग्री किया, बोला कि 9% का इंटरेस्ट लगाऊंगा, वॉज इमीडिएटली इन कैश, और वो इमीडिएटली आपको कैश में देना पड़ेगा 9% का इंटरेस्ट, ठीक है, इस अमाउंट में। तो दिस गुप्ता ने एग्री कर लिया। सेकंड बिल मेट हो गया ड्यू डेट में, जर्नल एंट्री पास करो। तो बताओ बच्चों कितना आया, फटाफट से बताओ। 24 रुपीज इंटरेस्ट आया। ओके, बट मेरे ख्याल से बच्चों, हालांकि मॉड्यूल में भी इसका आंसर 24 है, पर वो गलत आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। हमें क्या बोलूं, यहाँ पर 9% के साथ में पर एनम नहीं लगा हुआ है, तो ये तो फ्लैट रेट हुआ ना, पर एनम, ईयरली रेट नहीं लगा हुआ है। ईयरली रेट नहीं लगा हुआ है कि ये 9% ईयरली रेट है या नहीं। तो हम लोग जब इंटर में पार्टनरशिप सॉल्व करते हैं, तो हम इस बात पे बहुत डिटेल में इस चीज को समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका 9% बस लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स इट्स अ फ्लैट रेट। फ्लैट रेट मतलब वो पर एनम रेट नहीं है, मतलब उसमें मंथ कंसिडर नहीं करने पड़ते हैं। आप सीधा उस अमाउंट का 9% ले लो, वही आंसर होता है। बट इंस्टीट्यूट ने भी मॉड्यूल के अंदर इसको मंथ बेसिस पे कैलकुलेट, इवन सेंटेंस में आगे पीछे कहीं पर ये लिखा भी नहीं है। ये लिखा है कि बिल को फ्रेश पीरियड फॉर 2 मंथ्स के लिए रिन्यू करेंगे। मोहन इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा 9%, वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। तो मैं ये बोलूंगा इस क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग एरर है, या तो इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन गलत निकाला है, क्योंकि पर एनम जब तक वर्ड नहीं लगा है तब तक हम मंथ्स कंसिडर नहीं करते हैं, टाइम कंसिडर ही नहीं करते। पर एनम लिखा रहेगा तो हमें पता रहेगा कि हाँ भाई चलो ये ईयरली रेट है, तो टाइम फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, वॉट एवर। ओके,
अगर पर एनम नहीं लिखा है तो इट्स अ फ्लैट रेट, सीधा 9% निकालो बस, कोई टाइम नहीं लेना पड़ता, टाइम फैक्टर नहीं लेना पड़ता, सीधा 1600 का 9% वही आंसर होता है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग एरर है, यहाँ 9% पर एनम होगा। क्या बताओगे? ये मैं बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट को मेल करके बोलो भाई मॉड्यूल में करेक्शंस करो आप। बहुत सारी दिक्कतें हैं। मोहन सोल्ड गुड्स टू गुप्ता फॉर 1600, गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर उसके बाद गुप्ता ने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स का बिल, पीआर अकाउंट डेबिट टू गुप्ता अकाउंट। देन ऑन द ड्यू डेट गुप्ता रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो ड्यू डेट के दिन बिल को कैंसिल करो, पुराने बिल को कैंसिल करो, नया बिल बनाओ, उसमें इंटरेस्ट आएगा और वो इंटरेस्ट तुरंत मिलेगा कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। गुप्ता से हमको इमीडिएटली इंटरेस्ट मिलेगा 1600 पे 9%, एज्यूमिंग कि ये पर एनम रेट है और ऐसा एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है, तब जाके हम 2 मंथ्स लेंगे, तब जाके हम 2 मंथ्स लेंगे। 144 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 24, 5। फिर उसके बाद नया बिल बनेगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू गुप्ता 2 महीने के लिए और ड्यू डेट के दिन पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ठीक है, डन। अगर हम इंस्टीट्यूट के बेसिस पे चलेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, वही वही बात है। पर तुम लोग को पता है ना, ये सब गलतियां मॉड्यूल में होती है, एग्जाम में नहीं। सबसे बड़ा कैच यही है कि मॉड्यूल में जो मिस्टेक्स है वो एक्चुअली मिस्टेक्स है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पर ये सब मिस्टेक्स नहीं होती, वहां सही इंटरप्रिटेशन से सही आंसर निकालती है इंस्टीट्यूट। तो नहीं पता मॉड्यूल से क्या दुश्मनी है। मॉड्यूल में बच्चों जो मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स हैं, एग्जाम में वो मिस्टेक्स नहीं होती है। 3 और 4 एक बार और, थर्ड वाली एंट्री में हमने बस जो बिल बनाया था उसको रिवर्स कर दिया क्योंकि बिल कैंसिल हो गया, माइनस बिल कैंसिलेशन की एंट्री है। पिछली क्लास में सीखा ना हमने डिसऑनर ऑफ बिल, बोलो। पिछली क्लास में हमने सीखा था ना डिसऑनर ऑफ बिल, तो बिल हमारे ही पास है तो हमने उस एंट्री को रिवर्स कर दिया। और फोर्थ एंट्री में जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो कैश में मिल रहा है, ओके। फोर्थ एंट्री में जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो कैश में मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, जो 24 रुपए का इंटरेस्ट है वो तुरंत कैश में मिल रहा है, ओके। ओ दैट्स फाइन, मानस आप पिछली क्लास में देख लेना एक बार, वहां पर मैंने करवाए हैं डिसऑनर के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन कराना पड़ेगा क्या? पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेमा, हेमा ने एक्सेप्ट किया टू नंदा 5000, renewed for 3 months with interest of 10% per annum. Nalini acceptance to Hema was for 10,000, was retired 1 month before due date at a discount of 12% per annum. हर जगह देख रहे हो पर एनम वर्ड लगा हुआ है,
डिस्काउंटेड नताशा's एक्सेप्टेंस टू हेमा फॉर 4000 विद द बैंक फॉर 3920। तो जो डिफरेंस है वो डिस्काउंटिंग चार्जेस है। नीला रिक्वेस्ट हेमा टू रिन्यू हर एक्सेप्टेंस फॉर 3500 फॉर 3 मंथ्स। हेमा ने एक्सेप्ट किया ऑन द कंडीशन कि 100 रुपए का इंटरेस्ट कैश में देना पड़ेगा। बताओ। ये कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। आप देखो जहां पर इंस्टीट्यूट को पर एनम लिखना होता है वहां पर इंस्टीट्यूट प्रॉपरली पर एनम वर्ड यूज करती है। आ रही बात समझ में? चलो बताओ जल्दी। ये बता रहे हो तो साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऐसा मान लो क्या? बोलो। साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस मान लो क्या? हेमाज एक्सेप्टेंस, अच्छा इन द बुक्स ऑफ हेमा पास करना है ना। तो हेमा ने जो बिल एक्सेप्ट किया था नंदा का 5000 का, उसको रिन्यू कराया गया है 3 महीने के लिए 10% इंटरेस्ट में। ठीक है। तो पहली एंट्री होगी नंदा अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो कितने का एक्सेप्टेंस था? 5000 का एक्सेप्टेंस था। पुराना बिल कैंसिल हुआ, नया बिल्स पेबल बनेगा 3 मंथ्स के लिए 10% इंटरेस्ट के साथ। तो 5000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 125 रुपए के इंटरेस्ट के साथ। तो 5125 रुपए का नया बिल्स पेबल बन गया। 5125 रुपए का हेमास एक्सेप्टेंस टू नंदा, मतलब हेमा ने एक्सेप्ट किया था। क्या एक्सेप्ट करते हैं हम लोग? बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हैं ना। बिल्स पेबल एक्सेप्ट करते हैं ना। बिल्स पेबल, पेबल को एक्सेप्ट करते हैं। ड्रॉर हमको भेजता है बिल, हमको उसको एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ हम पैसा देंगे। तो हेमा ने नंदा से बिल एक्सेप्ट करके रखा था, उसको रिन्यू करवाया है। 5000 का बिल था, 5000 का बिल था, उसको 3 महीने के लिए रिन्यू कराया है। तो नंदा का बैलेंस 5000 होगा हेमा की बुक्स में क्रेडिटर। नंदा 5000 का क्रेडिटर बन के बैठा होगा हेमा की बुक्स में, तो उसको डेबिट किए। इंटरेस्ट लग गया, उसके लिए खर्चा है हेमा के लिए, उसको डेबिट किए 5000 पे 10% 3 महीने के लिए। टू बिल्स पेबल अकाउंट 5125, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, यस। सेकेंड एंट्री में बच्चों नालिनी का एक्सेप्टेंस टू हेमा। नलिनी का एक्सेप्टेंस टू हेमा मतलब हेमा यहाँ पर बीआर वाली है। हेमा यहाँ पर बीआर वाली है। 10,000 रिटायर हो गया 1 महीने बिफोर ड्यू डेट एट 12% डिस्काउंट। तो हेमा को बेसिकली 1 महीने पहले पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट, उसको डिस्काउंट देना पड़ा, तो रीबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। 10,000 का बिल था, हेमा को डिस्काउंट देना पड़ा। कितना डिस्काउंट देना पड़ा? 12% 1 महीने पहले, यानी कि 1 महीने का। 1 महीने पहले पेमेंट हुई है यानी कि 1 मंथ का डिस्काउंट। 100 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा, यानी कि 9,900 रुपए मिल गया। 9,900 रुपए मिल गया। ओके। डिस्काउंट नताशा एक्सेप्टेंस टू हेमा 4,000 रुपए फॉर 3920। तो नताशा ने जो एक्सेप्टेंस दी थी हेमा को, यानी कि नताशा ने जो हेमा का बिल एक्सेप्ट किया था बीआर, उसको हेमा जाके बैंक से डिस्काउंट करा के ले आई है इतने रुपए में, 3920 में। बैंक अकाउंट डेबिट 3920, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। 4,000 का बिल था,
₹80 का डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया। नीला रिक्वेस्ट हेमा टू रिन्यू हर एक्सेप्टेंस फॉर ₹3500 फॉर 3 मंथ्स। हेमा ने एक्सेप्ट कर लिया ऑन द कंडीशन कि ₹100 का इंटरेस्ट तुरंत कैश में देना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ में कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ₹100 का इंटरेस्ट तुरंत मिला कैश में, और इस कंडीशन में 3500 का बिल रिन्यू हो गया है नीला का। तो नीला अकाउंट डेबिट, सॉरी बीआर अकाउंट डेबिट टू नीला अकाउंट। 3500 का बिल हमने नीला का जो डिसऑनर हो गया होगा उसको रिन्यू कर दिया। ठीक है, नीला का बिल जो डिसऑनर हो गया होगा उसको रिन्यू कर दिया। समझ गए? तो बच्चों एक्सेप्टेंस का मतलब होता है, आप पहले लैंग्वेज समझो। मैं समझ गया कि तुम लोग लैंग्वेज में फंसे हो और कोई बात नहीं है, लैंग्वेज गेम में फंस गए तुम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो ये देखो, हेमाज एक्सेप्टेंस टू नंदा, मतलब हेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्स पेबल है, राइट। हेमाज एक्सेप्टेंस, हेमा ने एक्सेप्ट किया है नंदा का क्या, बी आर। तो हेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिल्स पेबल है। बोलो हाँ। हेमाज एक्सेप्टेंस, हेमाज एक्सेप्टेंस, हेमा ने एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया, बिल्स पेबल। नलिनीज एक्सेप्टेंस टू हेमा, नलिनी ने एक्सेप्ट किया है हेमा का क्या, बिल। तो हेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बी आर है। आपको क्वेश्चन हेमा की बुक्स में एंट्री पास करने बोला है ना, तो हेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हेमा ने जो एक्सेप्ट किया है वो बिल्स पेबल है, हेमा को जो लोगों ने एक्सेप्टेंस दी है वो बिल्स रिसीवेबल है, वो बिल्स रिसीवेबल है। नताशा एक्सेप्टेंस टू हेमा, अगेन हेमा के लिए बिल्स रिसीवेबल है, हेमा के लिए बिल्स रिसीवेबल है। और नीला ने रिक्वेस्ट किया हेमा को कि बिल रिन्यू कर दो। ये तो समझ में आ रहा है कि बीआर है, ये भी बीआर है, ये डेटर होगा, बिल एक्सेप्ट किया होगा, डिसऑनर हो गया होगा, बोल रहा है रिन्यू कर दो, रिन्यू कर दो। तो समझ में आया, हेमा अगर एक्सेप्ट कर रही है तो बिल्स पेबल, हेमा को कोई एक्सेप्ट करके दे रहा है तो वो बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है? हेमा एक्सेप्ट कर रही है तो बिल्स पेबल, हेमा एक्सेप्ट कर रही तो बिल्स पेबल, हेमा को कोई एक्सेप्टेंस दे रहा है तो बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ये लैंग्वेज गेम है बच्चों इस क्वेश्चन में। ओके, चलो इसको नोट कर लो फटाक से। ओके बच्चों, डन डन डन। यस भैया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मोहन गुड सोल्ड कर रहा है 1 सितंबर को 2 लाख का सोहन को। सोहन इमीडिएटली 3 महीने का बिल ले रहा है। ड्यू डेट में सोहन रिक्वेस्ट कर रहा है बिल को रिन्यू कर दे 2 महीने के लिए। मोहन बोल रहा है कि ठीक है पर 9% पर एनम, दिख रहा है यहाँ पर शब्द, सबको दिख रहा है ये शब्द, कितना इंपॉर्टेंट है ये वर्ड यहाँ पर एनम लिखा हुआ है। टू बी इंक्लूडेड इन द न्यू बिल, डिटरमाइन करो अमाउंट ऑफ न्यू बिल। तो न्यू बिल का बस अमाउंट बताना है बच्चों। तो ये बताओ 2 लाख रुपए इंटू 9% 2 महीने के लिए इंटू 2/12 3,000 रुपए होता है। तो न्यू बिल का अमाउंट होगा 2,03,000 रुपए। खत्म क्वेश्चन, खत्म ना क्वेश्चन। यही तो पूछा था कि न्यू बिल का अमाउंट बता दो, बता दिए। 2 लाख पे 9% 2 महीने के लिए। ओके, 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स। क्लियर है बात सबको? फटाफट से बताओ। 1/4/2023 को मिस्टर ए ड्रॉ कर रहा है बिल 6,000 रुपए का 7 मंथ्स के लिए ऑन मिस्टर बी, जो कि रिटर्न कर रहा है बिल को टू ए आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑन 10/4/23। ओके, मिस्टर ए ने एंडोर्स किया बिल इन द फेवर ऑफ सी, हु एंडोर्स द बिल ऑन 15/3/23 इन द फेवर ऑफ डी। ऑन 1/5/23 मिस्टर डी ने बिल को डिस्काउंट कराया है एट 10%। ऑन मैच्योरिटी बिल डिसऑनर हो गया और बैंकर ने 50 रुपए पे किए टुवर्ड्स नोटिंग चार्जेस। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डी। डी की बुक्स में एंट्री पास करना है बच्चों। हाँ, ऐसा ही एमसीक्यू आता है, यस, जो अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया। डी के बुक्स में एंट्री पास करना है। सॉल्यूशन नंबर 9 ये देखो, मतलब एक क्वेश्चन कितना इजी हो सकता है मैं ये सोच रहा हूँ। हमको ये सोचना है बच्चों, 6,000 का बिल है और डी को कब मिला ये बिल, हु एंडोर्स द बिल ऑन 15/4 इन द फेवर ऑफ डी। तो 15/4 को ये बिल डी को मिला, तो 15/4/2023 डी को बिल मिला। तो बी आर अकाउंट डेबिट किससे मिला, सी से मिला, तो टू सी अकाउंट। 6,000 का बिल डी को सी से मिला 15/4 को। ठीक है,
ओके, 1/5 को डी ने डिस्काउंट कराया 10% पे इसको, 1/5/2023, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर, 6,000 का बिल है, 10% पे डिस्काउंट कराया गया है, तो 6,000 का 10%। अब सोचने वाली बात यह है कितना टाइम बचा है इस बिल को ऑनर होने में। 1/4 को ये बिल 7 महीने के लिए ड्रॉ हुआ था, तो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर। 1 नवंबर को ये बिल ऑनर होना है। 1 मई को डिस्काउंट कराया गया है, तो 1 मई से 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर। यानी कि अभी भी इस बिल को 6 महीने बाकी है। बोलो हाँ। अभी 1 ही महीना तो हुआ है। 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ था, अभी 1 मई चल रहा है भाई। 1 अप्रैल को ये बिल ड्रॉ हुआ था, अभी 1 मई चल रहा है, मतलब अभी बस 1 ही महीना हुआ है। अभी 6 महीने बाकी है इस बिल को ऑनर होने में, बिल की पेमेंट होने में। 6 महीने बाकी हैं अभी बिल की पेमेंट होने में। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो इंटू 6/12 बैंक आपसे 6 महीने का इंटरेस्ट लेगी। क्यों? क्योंकि बैंक को ये पैसा 6 महीने के बाद मिलने वाला है। बैंक को ये बिल का पैसा 6 महीने के बाद 1 नवंबर को मिलेगा। 1 नवंबर को तो बैंक आपसे 6 महीने के चार्जेस काटेगी, 6 महीने का इंटरेस्ट काटेगी। तो ये आ रहा है बच्चों 300 रुपए। तो 5,700 रुपए आपको आज मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर ऑन मैच्योरिटी बिल डिसऑनर हो गया और बैंकर ने पे किया 50 रुपए नोटिंग चार्जेस का। तो बच्चों मैच्योरिटी वाले दिन मतलब 1 नवंबर प्लस 3 डेज, 4 नवंबर को, 4 नवंबर को बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने नोटिंग चार्जेस दिए 50 रुपए के। तो अब डी के लिए कौन क्रेडिटर था? सी था। डी के लिए कौन डेटर था? सॉरी, क्रेडिटर नहीं, डेटर। डी के लिए कौन डेटर था? सी था। उसको तो सी से बिल मिला था, उसको तो बिल सी से मिला था, तो वो सी को ही पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? वो सी को ही पकड़ेगा। सी अकाउंट डेबिट, और बैंक इसके अकाउंट से पैसा काट लेगी टू बैंक अकाउंट। 6,000 रुपए प्लस 50 रुपए नोटिंग चार्जेस, तो 6,050 रुपए बैंक इसके अकाउंट से काट लेगी और ये सी को पकड़ेगा, सी बी को पकड़ेगा और बी ए को पकड़ेगा। आ रही बात क्लियर? समझ गए? ए ने बिल बनाया था ऑन बी के ऊपर, फिर ए ने उसको सी को एंडोर्स किया था, ए ने उसको सी को एंडोर्स किया था, सी ने उसको डी को एंडोर्स किया था। तो डी सी को पकड़ेगा, सी ए को पकड़ेगा और ए बी को पकड़ेगा। समझ गए? तो हमको तो सिर्फ डी से मतलब है, हमको सिर्फ डी की बुक्स में एंट्री पास करना है, तो हमको सिर्फ डी से मतलब है। तो डी ने बच्चों सी से बिल लिया था, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू सी। फिर डी जाके इसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया था 10% पे। 6 महीने अभी भी बाकी हैं बिल की पेमेंट होने में, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लग गया डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम से। और फिर ऑन द ड्यू डेट ये बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक इसके अकाउंट से, डी के अकाउंट से पैसा काट लेगी और डी सी को पकड़ेगा, सी के अकाउंट को डेबिट कर देगा। क्लियर है बात सबको? बोलो, क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। एंडोर्समेंट की एंट्री बता दो। एंडोर्समेंट की एंट्री यही तो है। एंडोर्समेंट की एंट्री सी के बुक्स में होगी और ए के बुक्स में होगी। समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया इसमें? इसमें समझने लायक था क्या? ए की बुक्स में 1 अप्रैल को उसने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया,
तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। फिर 10/4 को ए ने इसको सी को दे दिया, 10/4 को सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये हुई एंडोर्समेंट की एंट्री, ये हुई एंडोर्समेंट की एंट्री। ए ने इस बिल को सी को दे दिया। इसके बाद सी के बुक्स में सी को 10/4 को ये बिल मिला, तो वो एंट्री पास किया बी आर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ठीक है, 10/4 को उसको ये बिल मिला, 15/4 को उसने ये बिल डी को दे दिया, डी अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये बिल उसने डी को दे दिया, ये हुई एंडोर्समेंट की एंट्री। फिर डी ने अपनी बुक्स में फिर डी ने अपनी बुक्स में 15/4 को एंट्री पास की, बी आर अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। उसको सी से मिला ये बिल 6,000। फिर 1 मई को इसने जाके बैंक से इसको डिस्काउंट करा लिया, 6,000 रुपए का बिल है, डिस्काउंटिंग चार्जेस लगेंगे जितना पीरियड बचा हुआ है। तो अभी 1 मई से 1 नवंबर को ड्यू डेट है, 6 महीने बाकी हैं, तो 10% 6 महीने के लिए, तो 300 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया, 5,700 रुपए इसको मिला। 1 नवंबर से 3 दिन ऐड कर लो, 4 नवंबर को ये बिल डिसऑनर हो गया। तो अब जब डिसऑनर हो गया तो ये बिल इसको सी से मिला था, तो अब ये सी को ही वापस डेटर बनाएगा ना, जिससे बिल मिला था उसी को वापस डेटर बनाओगे ना। तो सी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक 6,050 रुपए काट लेगी और ये सी को वापस डेटर बना देगा, ये सी को वापस डेटर बना देगा। सी के बुक्स में क्या होगा, 4/11 को सी को ये बिल ए से मिला था, सी को ये बिल ए से मिला था, तो ये ए को वापस डेटर बनाएगा, ए अकाउंट डेबिट 6,050 रुपए से, और अपनी बुक्स में डी को क्रेडिटर बनाएगा, क्योंकि डी ने सी से पैसा मांगा है। तो डी के बुक्स में सी डेटर बना है, दैट मीन्स सी के बुक्स में डी वापस क्रेडिटर बनेगा। ये वो वाला केस है ना कि आपने बिल अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया था, आपने बिल अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया था, ए आपका डेटर था, डी आपका क्रेडिटर था, डी को आपने बिल दे के रखा था। अब बिल बिल एंडोर्स डिसऑनर हो गया, एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया, तो क्रेडिटर को वापस क्रेडिटर बना दोगे, डेटर को वापस डेटर बना दोगे, क्रेडिटर को वापस क्रेडिटर बना दोगे, डेटर को वापस डेटर बना दोगे। ये वही वाला केस है। और सेम चीज इसके भी बुक्स में होगी, 4/11 को ये वापस से बी को डेटर बना देगा और सी को क्रेडिटर बना देगा, खत्म। तो ये मैंने आपको फ्रॉम ऑल राउंड पर्सपेक्टिव एंट्री बता दी कि सबके पर्सपेक्टिव से, हालांकि आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ डी की बुक्स में एंट्री पास करनी थी, पर मैंने आपको सभी के पर्सपेक्टिव से एंट्री बता दी है। ओके, रोहित अभी अभी तो बताया, एंडोर्स बिल डिसऑनर होता है तो डेटर को वापस डेटर बना देते हो आप, और क्रेडिटर को वापस क्रेडिटर बना देते हो। अगर आपने बिल एंडोर्स करके रखा है और वो बिल डिसऑनर हो रहा है, तो आपका क्रेडिटर फिर से आपके पास आएगा, तो आप उसको फिर से क्रेडिटर बनाओगे, और आप अपने डेटर को पकड़ोगे, क्योंकि उसी ने आपको बिल दिया था, क्योंकि उसी ने आपको बिल दिया था और उसी का बिल डिसऑनर हो गया, तो आप उसको बोलोगे फिर से पैसे दे चल। तो आप जिससे पैसे मांगोगे आप उसको डेटर बनाओगे, आपके पास जो आ रहा है पैसा लेने वो और आप के पास जो पैसा लेने आ रहा है उसको आप क्रेडिटर बना दोगे। ए ने डी को नहीं, ए ने सी को बिल दिया था। क्वेश्चन पढ़ो सोनम ध्यान से, ए ने डी को बिल नहीं दिया, ए ने सी को दिया, सी ने डी को दे दिया। सी की लास्ट एंट्री अभी तो बताया,
ये सी है, ये ए है और ये डी है। सी के लिए ये क्रेडिटर है और ए डेटर है। तो ए ने सी को एक बिल दिया था, वही बिल सी ने डी को दे दिया था। ए ने एक बिल सी को दिया था और वही बिल सी ने डी को दे दिया था। अब वो बिल डिसऑनर हो चुका है, वो बिल डिसऑनर हो चुका है, तो डी किसके पास जाएगा पैसा लेने? सोनम ये बताओ, डी पैसा लेने किसके पास जाएगा? एक बिल जो ए ने सी को दिया था और सी ने डी को दिया था, वो बिल डिसऑनर हो गया है, तो डी किसके पास पैसा लेने जाएगा? सी के पास जाएगा ना पैसा लेने। तो सी अपने बुक्स में इसको क्रेडिटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तुमसे कोई पैसा लेने आ रहा है, तुमसे कोई पैसा लेने आ रहा है, तो तुम उसको क्रेडिटर बनाते हो कि राजा बना देते हो? आ जाओ तुम तो राजा हो, हमारी बुक्स में किंग अकाउंट डेबिट लिख देते हैं। क्रेडिटर ही बनता है ना, वो क्रेडिटर ही बनता है ना। तो सी अपनी बुक्स में डी को क्रेडिटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बस ये बता दो। क्योंकि उसका दिया हुआ बिल डिसऑनर हो गया, सिंपल शब्दों में पेमेंट नहीं हो पाई है। तो जब पेमेंट नहीं हो पाई है तो सी की बुक्स में डी क्रेडिटर बनेगा। हाँ, और क्रेडिटर बनता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी है। क्रेडिटर बनता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी है। तो क्रेडिट तो क्यों भाई, क्रेडिट तो क्यों? इतनी सी बात कैसे नहीं घुस रही है दिमाग में? दरवाजा खोलोगे तब तो घुसेगा, ऐसे बंद करके रखोगे दिमाग का दरवाजा तो कैसे घुसेगा दिमाग में? फिर उसके बाद अब सी ने ये बिल किससे लिया था? ए से। सी ने ये बिल ए से लिया हुआ था, तो सी किसके पास जाएगा पैसा लेने? फटाफट से बताओ, सी किसके पास जाएगा पैसा लेने? ए के पास जाएगा। तो ए को डेटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा अपने बुक्स में? डेटर का मतलब होता है जिससे पैसा मिलने वाला है, जिससे पैसा लेना है। किससे पैसा लेना है? ए से पैसा लेना है। तो सी को ए से पैसा लेना है, उसको डेबिट करेगा, डी को पैसा देना है, उसको क्रेडिट करेगा, बात खत्म। इतनी सी बात कैसे नहीं समझ में आ रही? मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है। पहले तो मुझे ये समझना है कि ये बात कैसे नहीं समझ में आ रही है कि सी ए को डेटर बना रहा है क्योंकि उससे वो पैसा लेगा, और डी को पैसा देना पड़ेगा तो डी को क्रेडिटर बना रहा है, बात खत्म है। ऐसी ए की बुक्स में सी ए से पैसा लेने आएगा। ए की बुक्स में सी ए से पैसा लेने आ रहा है ना, सी ए से पैसा लेने आ रहा है ना कि चल मेरा पैसा दे, तो सी को वो क्रेडिटर बना दिया, सी को क्रेडिटर बना दिया। वैसे ही अब ए किससे पैसा लेगा? जिससे उसने बिल लिया था, बी से। ए को बिल कौन बना के दिया था? बी बना के दिया था। बी था ए का डेटर, बी था ए का डेटर, तो बी ने बिल बना के दिया था। तो अब ए बिल के पास, बी के पास जाएगा पैसा लेने, तो बी को डेटर बनाएगा, सी को क्रेडिटर बनाएगा। डेटर क्रेडिटर सिखा रहा हूं मैं बैठ के तुम लोग, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर। बेसिक्स क्यों नहीं सही करते हो तुम लोग अपना? कितने बार बोला हूं, जर्नल एंट्री नहीं आती है तो इतने हैवी चैप्टर्स मत उठाया करो। जब तक जर्नल एंट्री सीख नहीं जाते तुम्हारे बस के नहीं है ये चैप्टर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में तो और हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। जब डेटर क्रेडिटर की जर्नल एंट्री नहीं आती तो इतने हैवी चैप्टर्स क्यों उठाते हो बताओ? कि नहीं चलो इसको लाइव क्लास में करेंगे। अरे रिकॉर्डेड देखो ना बाद में आराम से, पहले जर्नल एंट्री तो सीख के आओ। डेटर क्रेडिटर की जर्नल एंट्री नहीं आती तुमको कि डेटर बनता है तो डेबिट होता है, क्रेडिटर बनता है तो क्रेडिट होता है? बोलो ना। डेटर क्रेडिटर की बेसिक जर्नल एंट्री नहीं आती? तो आती है तो इसमें डाउट कैसे बन रहा है कि सी के लिए डी क्रेडिटर है, ए डेटर है, एक बिल जो दिया हुआ था पेमेंट के लिए वो डिसऑनर हो चुका है, तो डेटर वापस डेटर बनेगा, क्रेडिटर वापस क्रेडिटर बनेगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हो चुका है। क्योंकि बिल डिसऑनर हो चुका है तो डेटर को वापस डेटर बनाएंगे, क्रेडिटर को वापस। यहां देखो ध्यान से, यहां मेरे पास बिल आया, बिल गया, अगर मैं इसको काट दूं तो नेट नेट में क्या एंट्री बनी थी ये बताओ? सी की बुक्स में, सी की बुक्स में बिल आया और बिल गया, नेट एंट्री क्या बनी थी ये बताओ? डी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, डी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कैसे? क्योंकि डी मेरा क्रेडिटर था, उसको मैंने पेमेंट किया, ए मेरा डेटर था जिससे मेरे को पेमेंट मिल गई बिल के नाम पर। दोनों केस में बिल इन्वॉल्व है, पर डी मेरा क्रेडिटर था तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया, डेबिट हो गया, लायबिलिटी कम हो गई। और ए मेरा डेटर था, उससे मेरे को बिल मिल गया, मेरा डेटर कम हो गया। अब इसी एंट्री को तो रिवर्स कर दिए हम बिल डिसऑनर होने के बाद, विथ नोटिंग चार्जेस। ऊपर हुआ था डी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट,
यहाँ हुआ ए अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट, बस फर्क इतना है, यहाँ नोटिंग चार्जेस और एक आ गया है क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है। तो बच्चों जिसकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग होती है ना, वो ऐसे देखता है ट्रांजेक्शन्स को, ना कि तुम लोग के जैसे इतने छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में फंस जाता है। और ये अगर तुमको लग रहा होगा मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, तो हाँ मैं गुस्से में तो बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को गुस्सा इस बात का आ रहा है कि इतनी बेसिक एंट्री क्यों नहीं बनती है तुमको। पर अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत टेक्निकल बातें हो रही है, तो बहुत ईजी बातें हो रही है। जिसका जर्नल एंट्री स्ट्रांग है उसका ट्रांजेक्शन को देखने का नजरिया अलग होता है। जिसकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग है वो ऐसे ही देखता है ट्रांजेक्शन्स को, उसको इतना ही सिंपल लगता है कि यार कितनी बेसिक बात है कि सी के लिए ए डेटर था, डी क्रेडिटर था। जब बिल दिया गया था तो डी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट हुआ था, और जब अब बिल डिसऑनर हो गया तो यही एंट्री रिवर्स हो रही है। ए को वापस से डेटर बना देता हूं, डी को वापस से क्रेडिटर बना देता हूं, ऐसा सी बोलेगा। ए अपनी बुक्स में बोलेगा मैं बी को वापस डेटर बना देता हूं और सी को वापस क्रेडिटर बना देता हूं। और डी अपनी बुक्स में बोलेगा कि मैं सी को वापस डेटर बना देता हूं, सी से मेरे को पैसा लेना है, बात खत्म। मुझे सी से पैसा लेना है 6,050 रुपए, जो कि बैंक ने मेरा काट लिया है क्योंकि इसने बिल डिस्काउंट करा के रखा था। तो बैंक ने इसके अकाउंट से पैसा काट लिया, ये पैसा ये सी से वसूलेगा क्योंकि इसके लिए सी डेटर था जिससे उसने वो बी आर लिया था, बी आर अकाउंट डेबिट टू सी। तो अब ये सी को वापस डेटर बनाएगा। तो ये कितनी सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं, इसमें क्या टेक्निकल लग रहा है ये बताओ। सब डेटर क्रेडिटर तो चल रहा है कि एक बिल था उसको सब इधर उधर घुमा रहे थे, ये इसको दिया वो उसको दिया, वो उसको दिया वो उसको दिया, लास्ट में बिल डिसऑनर हो गया। तो जो जिसको दिया था रिवर्स करते हुए चलो एंट्री, बस बात खत्म। रिवर्स 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 रिवर्स। जो जिसकी बुक में डेटर था डेटर बना दो वापस, जो जिसकी बुक में क्रेडिटर था वापस क्रेडिटर बना दो। नोटिंग चार्जेस ऐड कर देना बस 50 रुपए का, दैट्स इट। तो यहाँ बच्चों चैप्टर की प्रॉब्लम नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहाँ जर्नल एंट्री की प्रॉब्लम है। तुम्हारा जर्नल एंट्री स्ट्रांग नहीं है, तुम मेरी बात ये नहीं मानोगे, मेरे को पता है। तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये चैप्टर की प्रॉब्लम है। आई एम जेन्युइनली सेइंग चैप्टर की प्रॉब्लम नहीं है, जर्नल एंट्री वीक है तुम्हारी। तुम उस लेवल पे नहीं सोच पा रहे हो क्लियरली कि एंट्रीज कैसे होती है, उस क्लैरिटी के साथ तुम नहीं सोच पा रहे हो। क्लैरिटी ऑफ थॉट की दिक्कत है यहाँ पर कि तुम उस लेवल से जर्नल एंट्री सोच नहीं पा रहे हो। यहाँ यार इट इज एज सिंपल एज दैट, डेटर गेट मेंट टू बी डेबिट। मेरे को एक बात बताओ, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, डेटर एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, कम होता है तो क्रेडिट होता है। और क्रेडिटर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट होता है, राइट, क्योंकि वो लायबिलिटी है। तो ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जब तुम एंट्री पास कर रहे हो तब तुमको ये सोचना पड़ रहा है, फटाफट से बताओ। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जब तुम ये एंट्री पास करते हो तब तुमको ये सोचना पड़ता है कि डेटर एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। क्रेडिटर लायबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। बोलो। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं सोचना पड़ता है वो बच्चे समझ जाओ कि तुम्हारी जर्नल एंट्री कुछ हद तक स्ट्रांग है। जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं समझो तुम अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो जो रिक्वायर्ड है, द गॉड लेवल। ये तुम्हारे माइंड में इस लेवल पे पहुंच जाना चाहिए कि ये इम्प्लाइड हो जाए, सोचना ना पड़े। ओके, तो उस लेवल पे तुमको पहुंचना है, उस लेवल को तुमको रीच करना है जहां पर तुम्हारे माइंड में ये चीज इम्प्लाइड हो जाए, इम्प्लिसिट हो जाए। सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि डेटर डेबिट होता है, क्रेडिटर क्रेडिट होता है, पेमेंट कर रहा हूं तो क्रेडिटर डेबिट होगा, पेमेंट करूंगा तो क्रेडिटर का बैलेंस कम होगा, डेबिट। डेटर से पेमेंट मिलेगी तो डेटर का बैलेंस कम होगा, क्रेडिट। चलो इसको नोट करो। ओके,
चलो 10th क्वेश्चन। मिस्टर ए ने ड्रॉ किया मिस्टर बी के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज 5,000 का 1 जनवरी को। ए ने एंडोर्स कर दिया बिल इन फेवर ऑफ सी बिफोर मैच्योरिटी। मिस्टर बी अप्रोच कर रहे हैं मिस्टर ए को विद द रिक्वेस्ट दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 months फॉर 15% इंटरेस्ट पर एनम। मिस्टर ए ने सी को पेमेंट कर दी और एग्री किया प्रपोजल ऑफ मिस्टर बी। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। एज्यूम करो सेकंड बिल ड्यूली मेट हो गया है। देखो सॉल्यूशन नंबर 10। सबसे पहले ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया 5,000 का 1 जनवरी को, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। 5,000 का बिल ए ने बी के ऊपर ड्रॉ किया, ठीक है। ए ने एंडोर्स कर दिया बी को बिल को सी के फेवर में बिफोर मैच्योरिटी, तो सी अकाउंट डेबिट टू बी आर, ये हुआ एंडोर्समेंट, ठीक है। फिर मिस्टर बी ने अप्रोच किया ए को विद रिक्वेस्ट दैट उसका बिल रिन्यू कर दिया जाए 3 महीने के लिए 15% इंटरेस्ट पर एनम में। तो मिस्टर ए ने सम पे कर दिया सी को ड्यू डेट के दिन और मिस्टर बी के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ड्यू डेट कब आएगा? अब फर्स्ट बिल का बच्चों वो नहीं दिया हुआ है कितने मंथ्स का बिल है, तो हम इसको 3 मंथ्स एक स्टैंडर्ड एज्यूम कर सकते हैं। 4 अप्रैल मान लेते हैं कि इसका वो होगा ड्यू डेट, ठीक है। तो ड्यू डेट के दिन बिल कैंसिल होगा और सी को हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। बिल कैंसिल होगा और सी को हम पेमेंट कर देंगे। तो बी अकाउंट डेबिट, बी को हम फिर से डेटर बना रहे हैं, टू सी अकाउंट, सी को हम फिर से क्रेडिटर बना रहे हैं, ठीक है। कोई नोटिंग चार्जेस नहीं लगा है क्योंकि ये इंटेंशनली बिल कैंसिल हुआ है यहाँ पर। फिर सी को हम पेमेंट कर देते हैं, सी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सी को हमने पेमेंट कर दी। बी के ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 3 महीने का, तो बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। 5,000 का बिल है, 15% के हिसाब से हम इंटरेस्ट लगाते हैं 3 महीने के लिए। तो 5,000 इंटू 15% इंटू 3/12, तो ये हुआ 187.5। इतने रुपए का हम इस पे इंटरेस्ट लगा दिए। तो अब बी का ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, दोनों अमाउंट मिलके नया बिल बनेगा। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 5,187.5, 5,187.5 इतने रुपए का बिल का अमाउंट बनेगा। 4 अप्रैल के बाद 3 महीने के बाद ये बिल क्या हो जाएगा? मेट भी हो जाएगा। ओके, 3 मंथ्स बोला है ना, 3 मंथ्स न्यू बिल के लिए बोला है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, पुराने बिल का टेन्योर नहीं बताया है। मिस्टर ए ने ड्रॉ किया मिस्टर बी के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज 5,000 का 1 जनवरी को। मिस्टर ए ने इस बिल को एंडोर्स कर दिया सी को बिफोर मैच्योरिटी। मिस्टर बी ए के पास आ रहा है द रिक्वेस्ट दैट बिल को रिन्यू कर दो फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। तो यही मान सकते हैं कि पहले भी 3 महीने थे और अभी भी अब 3 महीने हैं। ओके, तो पहले भी 3 महीना था, अभी भी 3 महीना, यही मान सकते हैं। ओके, बिकॉज लिखा है फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो पहले भी 3 था अभी भी 3 है। तो 4 अप्रैल से 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, 5, 6, 7, 7 जुलाई को बच्चों इस बिल की पेमेंट हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर 5187.5, 5187.5। क्लियर है? बस हो गया, खत्म ये क्वेश्चन। बोलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको? सबसे पहले हमने बी के ऊपर बिल बनाया, फिर वो बिल हमने सी को एंडोर्स कर दिया, फिर उसके बाद ड्यू डेट के दिन हम इस बिल को कैंसिल करेंगे क्योंकि हमको एक नया बिल बनाना है। पर नोटिंग चार्जेस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बिल डिसऑनर नहीं हुआ है, तो नोटिंग चार्जेस नहीं लगाना पड़ेगा। तो बी को वापस डेटर बनाएंगे, सी को वापस क्रेडिटर बनाएंगे, सी को पेमेंट कर देंगे और बी के ऊपर पहले इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? 5,000 के ऊपर 15% पर एनम, बोला है ना 15%, ये देखो 15% इंटरेस्ट पर एनम। और तुम देख रहे हो पर एनम वर्ड बहुत अच्छे से लगाया जाता है। ओके, पर एनम हुआ और फिर हमने इंटरेस्ट लगा दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ क्योंकि हमारे लिए इनकम है। दोनों अमाउंट को मिलाकर नया बिल बना दिया गया और ड्यू डेट के दिन ये मेट हो गया। हाँ, इंटरेस्ट की कंबाइन एंट्री आप कर सकते हो। कैंसिलेशन की एंट्री ये है, ठीक है। बी को हमने वापस डेटर बनाया, सी को हमने वापस क्रेडिटर बनाया। दिस इज द एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ बिल।
ओके, बिल सी के पास था ना, तो बी आर अकाउंट डेबिट मत कर देना, सॉरी बी आर अकाउंट क्रेडिट मत कर देना। सी अपनी बुक्स में बी आर को क्रेडिट करेगा। सी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? सी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट टू बी आर। सी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा क्योंकि बिल उसके पास है, तो जिसके पास बिल है वो क्रेडिट करेगा ना अपनी बुक्स में, तो वो ए को वापस डेटर बना देगा क्योंकि उसको बिल ए से मिला था। सी को जो बिल है वो ए से मिला था, तो वो ए को वापस डेटर बनाएगा अपनी बुक्स में, ए अकाउंट डेबिट, और बी आर को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, और ये अपनी बुक्स में ये एंट्री पास करेगा, इसके पास बिल तो है नहीं, इसने सी को दे दिया था बिल, तो सी को वापस क्रेडिटर बनाएगा, बी को वापस डेटर बनाएगा। ओके, यही बच्चों, यही थॉट प्रोसेस तुमको इम्प्रोवाइज करना है। ये जो तुमको अभी सोचना पड़ रहा है, थोड़ा धीरे समझ में आ रहा है ना, लेट समझ में आ रहा है ना, और कई बार नहीं भी समझ में आ रहा है ना, ये प्रैक्टिस करने से ही ओवरकम होगा। स्पेशली जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। मतलब समझो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है कि मेरे को अभी भी याद है क्लास 11th में 2-2.5 महीना तो जर्नल एंट्री पढ़ाते हैं टीचर्स। 2-2.5 महीना तो क्लास 12th में टीचर जर्नल एंट्री में, उसके बाद हफ्ते भर में लेजर खत्म करते हैं, और जर्नल एंट्री को लंबा खींचते हैं, लंबा। रोज 1-1 घंटे की क्लास होती थी ना, 2-2.5 महीने तक तो जर्नल एंट्री पढ़ाते रहते थे, आराम आराम से, क्योंकि जर्नल एंट्री शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सबको पता है जो भी लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं कि जिसको जर्नल एंट्री नहीं आती वो लटकेगा बेटा अकाउंट्स में, नहीं सीख पाएगा वो कभी अकाउंटिंग। जिसको जर्नल एंट्री जिसकी कमजोर है या जिसको नहीं आती है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। क्या आपके लिए इनकम है, क्या आपके लिए एक्सपेंस है। जर्नल एंट्रीज बेसिक, जर्नल एंट्रीज एडवांस। मतलब जर्नल एंट्री को अगर आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कुछ भी नहीं है, पर अगर आप एज अ होल उसको आप ये देखोगे कि अकाउंट्स में उसका रोल प्ले क्या है, तो उससे बड़ा रोल प्ले किसी चैप्टर का नहीं है। जर्नल एंट्री तो तुमको सीखना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और बहुत एफिशिएंटली सीखना पड़ेगा कि आपको कोई बोले कि इसकी एंट्री बताओ और आपके दिमाग में खट से वो एंट्री बन जाए। मतलब आपको एआई बनना पड़ेगा जर्नल एंट्री का। एआई को बच्चों हम लोग एक बात बताओ, कोई कमांड इधर से प्रॉम्प्ट करते हैं तो एआई उधर से तुरंत आंसर देता है ना, 1 सेकंड के अंदर ना, मिली सेकेंड्स में आंसर देता है ना। तो वैसे ही आपको एआई बनना पड़ेगा जर्नल एंट्री का, कि आपको इधर से कोई कमांड दे और उधर से जर्नल एंट्री निकलना चालू हो जाए। मतलब इधर से क्वेश्चन खत्म ना, उधर से आंसर निकलना स्टार्ट हो जाए। इतना फास्ट होनी चाहिए आपकी जर्नल एंट्री, तब मैं बोल पाऊंगा कि नाउ यू आर इन दैट एफिशिएंट लेवल। ओके, यस माइनस करते हैं प्लान। चलो इसको नोट कर लो फटाक से। ओके, चलो 11 12 13 हो गया है, 14 15 हो गया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 फरवरी 2023 को एक्स ने सोल्ड किया गुड्स वाई को 18,000 रुपए में, 3,000 पे कर दिया गया है तुरंत। ठीक है, तो 15,000 अभी भी बाकी है। फॉर द बैलेंस 3 महीने का बिल एक्सेप्ट किया गया है। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी वाई रिक्वेस्ट कर रहा है एक्स को कि पुराना बिल कैंसिल कर दो और एक नया बिल बना दो 2 महीने के लिए। वो एग्री कर रहा है कि वो इंटरेस्ट को कैश में पे कर देगा 12% पर एनम। तो बच्चों ये बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा? 12%। 2 महीने का नया बिल बनाना है, 2 महीने का नया बिल बनाना है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि वो 2 महीने डीले करवाना चाह रहा है पेमेंट को, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा 300 रुपए। तो ये 300 रुपए वो बोल रहा है मैं कैश में दे दूंगा तुरंत। 300 रुपए वो बोल रहा है मैं कैश में दे दूंगा तुरंत। ठीक है, क्योंकि वो 2 महीने डीले करवा रहा है और पेमेंट को बोल रहा है 2 महीने का नया बिल बनाओ, मैं रेडी हूं इंटरेस्ट देने के लिए 12% के हिसाब से। ठीक है, ओके। एक्स ने एग्री कर लिया बाय के रिक्वेस्ट को और कैंसिल कर दिया पुराने बिल को, नया बिल भी बना दिया, नया बिल मैच्योरिटी पे मेट भी हो गया। तो अगेन बच्चों क्या है, क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। बोलो ऐसे कितने क्वेश्चन कर लिए हम। मैं भले तुम्हारे लिए एक बार एंट्री बोल देता हूँ, गुड्स सोल्ड की एंट्री होगी एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। ठीक है, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000। इसके बाद एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 रुपए,
टू बिल्स पेबल 15,000 रुपए। मैच्योरिटी के दिन ये बिल को हमको कैंसिल करना है और नया बिल बनाना है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। वाई को मैंने फिर से क्रेडिटर बना दिया, बिल्स पेबल को कैंसिल कर दिया। ओके, बोलो बोलो यस। यस। तो देखो मानस, तुमने अभी बोला था कि भैया आप ही कुछ जर्नल एंट्री पूछो, अभी पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, तो तुम लोग सब यस बोल दिए। रोहित ने हालांकि नो बोला है, और बाकी सारे बच्चों ने यस बोल दिया। एक्स की बुक में मैं वो एंट्रीज पास कर रहा हूं जो वाई की बुक्स में होनी चाहिए, और तुम लोग सब यस 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 बोल दिए। हो गई ना गलती? तो अब समझ जाओ कितने पानी में हो। ठीक है बेटा, ऐसी थोड़ी है जर्नल एंट्री। ऐसे बता रहा हूं ना, मक्खन की जैसे बहनी चाहिए दिमाग में, एकदम तुरंत क्लिक करना चाहिए तुमको। फंस गए, फंस गए। रोहित ने हालांकि नो भैया बोला था, बाकी लोग लेकिन यस 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 बोल दिए थे। ओके, तो एक्स की बुक्स में एंट्री पास करोगे तो पहले तो सेल्स की एंट्री पास करोगे, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद तुमको पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट 15,000 टू वाई अकाउंट। फिर इसके बाद इसको कैंसिल करोगे तो वाई को फिर से डेटर बनाओगे, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर, बिल को कैंसिल करोगे 15,000 का बिल। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 300 रुपए। फिर इंटरेस्ट कैश में मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, या तुम चाहो तो नेट एंट्री पास कर सकते हो सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ऐसे करके तुम नेट एंट्री बना सकते हो उसकी। ओके देखो, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, इसके जगह तुम एक ही एंट्री बना सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ओके, इसके जगह तुम चाहो तो एक ही एंट्री बना सकते हो, जो कि हमने एक क्वेश्चन में किया भी है, जो कि हमने एक क्वेश्चन में किया भी है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट किया है ना, सीधा एक ही एंट्री पास की है। तो ऐसे भी कर सकते हो 300 रुपए, क्योंकि कैश में मिल रहा है। फिर उसके बाद नया बिल बना दो 15,000 का, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, और मेच्योरिटी पे इसको मेट करा दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो ये होगी एंट्रीज। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ, बोलो। ठीक है, और जर्नल एंट्री में थोड़ा ध्यान दो बच्चों, ठीक है। ओके, पहले सेल्स की एंट्री पास करो, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पैसा मिलने की एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिट बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 3,000 15,000 टोटल 18,000। फिर उसके बाद बी आर कैंसिलेशन की एंट्री पास करो, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास कर सकते हो, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और फिर मिलने की कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। चाहो तो एक ही एंट्री पास कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सीधा सीधा नया बिल बना दो, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। ओके, और फिर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। इसके बाद नेक्स्ट, एक्स ने सोल्ड किया गुड्स 10,000 रुपए का वाई को 1 जनवरी को 2023, और इमीडिएटली ड्रू किया बिल वाई के ऊपर 3 मंथ्स का ऑन द सेम अमाउंट। वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया, और 4 मार्च को 2022 को वाई रिटायर कर रहा है अपने बिल को 6% के हिसाब से। तो बच्चों 1 महीने पहले पेमेंट कर रहा है, तो 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा, बोलो हाँ। 1 महीने पहले पेमेंट कर रहा है तो 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा इसको। 1 महीने पहले, ये देखो ना, 4 मार्च को पेमेंट कर रहा है, ड्यू डेट क्या है 4 अप्रैल, ड्यू डेट क्या है 4 अप्रैल। तो 1 महीने पहले पेमेंट कर रहा है, 1 महीने का इसको डिस्काउंट मिलेगा 50 रुपए। क्वेश्चन खत्म। बाकी वही सब करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, बीआरबीपी अकाउंट बनाना है। तो मैं नहीं बनवा रहा हूं। बोलो, क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। यस, देखो यहां पर
एज पर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होना चाहिए। इसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए कि तू मुझे पेमेंट करेगा, यू आर सपोज टू पे मी दिस अमाउंट। इसके अंदर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। बच्चों एमसीक्यू में आता है ना, प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों सामने वाला आपको बना के देता है और बोलता है चल साइन कर और बोल पैसे दूंगा। समझ रहे हो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज सामने वाला आपको बना के देता है, ड्रॉवर आपको बना के देता है। कौन बना के देता है? ड्रॉवर आपको बना के देता है कि चलो साइन करो, चलो साइन करो और बोलो कि हाँ मैं पैसे दूंगा। जबकि प्रॉमिसरी नोट जिसको पैसे देने हैं वो खुद ही बनाता है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? जिसको पैसे देने होते हैं वो खुद ही बना लेता है। जैसे कि मैं हूं, मुझे अगर आपको पैसे देने हैं तो मैं खुद ही लिख के दे दूंगा कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच अमाउंट, साइन करके ये लो। मैं खुद ही ड्रॉअर हूंगा। जो पेमेंट करने वाला बंदा होगा ना, पेमेंट करने वाला जो पर्सन है ना, वो खुद ही उसको ड्रॉ करता है प्रॉमिसरी नोट को। तो वो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है कि मैं खुद ही बना लेता हूं, मैं खुद ही बना लेता हूं। तो प्रॉमिसरी नोट इज अ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आप बना के दे रहे हो सामने वाले को कि चलो पेमेंट करो, करो पेमेंट, प्रॉमिस करो कि पेमेंट करोगे। तो वो अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहे हो आप सामने वाले को। जबकि प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है कि आप खुद ही उस चीज को वो कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना, कि मैं पेमेंट करूंगा। आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हो कि नहीं मैं पेमेंट करूंगा, आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है जो आप अपने आप से लेते हो और ये अनकंडीशनल ऑर्डर है जो सामने वाला आपको ऑर्डर करता है। ओके, ये साइंड होना चाहिए बाय मेकर, मेकर ऑफ द बिल भी इसको साइन करेगा। डायरेक्ट अ सर्टेन पर्सन कि आप एक सर्टेन पर्सन को, एक व्यक्ति को बोल रहे हो कि आप मुझे इतना पैसा पे करोगे, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो आप सामने वाले को ऑर्डर कर रहे हो, एक पर्सन को बोल रहे हो कि आप मुझे इतना अमाउंट पे करोगे टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। किसको पे करोगे? इस पर्सन को पे करोगे या फिर जिसके हाथ में होगा उसको पे कर दोगे। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। मेकर भी उसको साइन करता है और एक व्यक्ति को बोलता है, क्या बोलता है, कि तुम या तो मुझे पेमेंट करोगे, अपना नाम लिख देगा, अपना नाम लिख देगा कि या तो तुम मुझे पे करोगे या तो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को पे करोगे। बियरर मतलब जिसके हाथ में ये बिल होगा उसको पेमेंट करोगे। दो टाइप का बिल बन सकता है। एक बिल में सामने वाला अपना नाम ही लिख लेता है, जो ड्रॉवर है ना, ड्रॉवर, ड्रॉवर है ना जो बिल को बनाता है, वो अपना नाम लिख देता है उसमें कि नहीं मुझे ही पैसा देना। ये बिल किसी को एंडोर्स नहीं करूंगा मैं, ना किसी को एंडोर्स करूंगा, ना डिस्काउंटिंग कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा, मुझे ही देना तुम पैसा। मैं अपना नाम लिख देता हूं कि मुझे ही पैसा देना, मेरा नाम ये है। तो टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो ये होता है बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन। तो चलो फटाफट से रिवाइज करो। बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन क्या होता है? ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन को साइंड बाय द मेकर, जहां पर आप एक पर्सन को गाइड कर रहे हो कि यू हैव टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ द पर्सन। इस व्यक्ति को दोगे, मुझे दोगे, या उस व्यक्ति को दोगे जिसको मैं बताने वाला हूं, या तो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो जिसके हाथ में बिल होगा उसको दोगे। मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा बिल कैसा बनाया गया है। या तो उस बिल में नाम लिख दिया गया उसी को दोगे, या तो सामने वाला आपको बता रहा है उसको पैसा दे दो तो उसको दे दोगे, और या तो जिसके हाथ में वो बिल है उसको पैसा दे दोगे। डिफॉल्ट केस में यही माना जाता है कि जिसके हाथ में बिल है उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। डिफॉल्ट केस में यही माना जाता है कि जिसके हाथ में बिल है, बियरर, बियरर का मतलब होता है वो पर्सन जिसके हाथ में बिल है, ठीक है। तो बियरर मतलब जिसके पास वो बिल है उसको पैसा मिलेगा। डिफॉल्ट केस में यही माना जाता है। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? फटाफट से बताओ।
अरे हेडिंग में क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज है चैप्टर। ओके, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर क्या क्या होते हैं? पहला, ये राइटिंग में होना चाहिए, इसके अंदर एक ऑर्डर होना चाहिए कि पेमेंट करो। ये जो ऑर्डर है ये अनकंडीशनल होना चाहिए। मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज उसको साइन करना चाहिए। पेमेंट जो है वो सर्टेन होनी चाहिए बच्चों। सर्टेन मतलब एक फिक्स अमाउंट लिखा होना चाहिए उस बिल में, 2000, 5000, 10,000, 20,000, वॉट एवर, पर एक फिक्स अमाउंट लिखा होना चाहिए उसमें। क्या लिखा होना चाहिए? एक फिक्स अमाउंट उस बिल के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। डेट जिसमें पेमेंट होने वाली है वो भी लिखा हुआ होना चाहिए कि इतने तारीख को पेमेंट करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेबल टू सर्टेन पर्सन को पेबल होना चाहिए। अमाउंट मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ईदर ऑन डिमांड और एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जो अमाउंट उसके ऊपर लिखा हुआ है, जो बिल के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है, या तो वो ऑन डिमांड हो सकता है। ऑन डिमांड का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि कॉल करके कोई बोल रहा है चलो पैसा दो, तो तुरंत पैसा देना पड़ेगा। और या तो एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, जैसे कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 50 दिन बाद, 90 दिन बाद। तो या तो वो वाला बिल हो सकता है या तो ऑन डिमांड वाला बिल हो सकता है। ऑन डिमांड वाला बिल मतलब मैंने आपको बताया था कॉल मनी, कॉल बिल, एक ऐसा बिल जिसमें आप सामने वाले को कॉल करके बोलोगे अभी पैसा चाहिए तो उसको तुरंत पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, और लॉ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक स्टैंप भी लगा हुआ होना चाहिए। तो दीज आर द फीचर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टी होती है? एक होता है ड्रॉअर, जिसको आप मेकर भी बोल सकते हो। ये गुड्स सेल करता है, सेलर ऑफ द गुड्स ही बिल बनाता है और कस्टमर को देता है कि साइन कर दो इसमें कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा, साइन कर दो। एक्सेप्टर और ड्रॉई, ये कौन है? वो कस्टमर है जिसने गुड्स खरीदे हैं, वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, और वो बिल को एक्सेप्ट करेगा और इसी को हम ड्रॉई भी बोलते हैं। और तीसरा बच्चों पेई, पेई वो पर्सन होता है जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलता है। पेई कोई भी हो सकता है। कौन कौन पेई हो सकता है? एक तो वो सेलर खुद, अगर वो बिल को अपने पास ही रखेगा तो वो खुद पेई होगा जिसको पैसा मिलेगा। अगर वो बिल डिस्काउंट करा ले तो बैंक पेई हो जाएगा, बैंक को पैसा मिलेगा उस बिल से। ठीक है, बैंक को पेई मिलेगा, बैंक को पैसा मिलेगा। अगर उसने बिल को एंडोर्स कर दिया है तो उस पर्सन के क्रेडिटर को पैसा मिलेगा, वो पेई होगा। ठीक है। और अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो उस सिचुएशन में भी बैंक को ही पैसा मिलेगा। तो पेई का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको पैसा मिलेगा, और पैसा किसको मिलता है? जिसके हाथ में बिल होता है। तो 3 पार्टीज होती है बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज में। एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देयर आर 3 पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। क्लियर है? ड्रॉवर जो पर्सन बिल बनाएगा, हमारे केस में सेलर होता है, वो सेलर ऑफ द गुड्स। ड्रॉई जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, कस्टमर। और पेई जिसको अल्टीमेटली पैसा मिलेगा। तो पैसा उसको मिलेगा जिसके हाथ में बिल है, पैसा उसको मिलेगा जिसके हाथ में बिल है। ओके, ठीक है। फिर बच्चों एक और चीज होती है प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में डिफाइंड है। क्या होता है प्रोमिसरी नोट? एक इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में होगा, इसमें बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं आता है, क्योंकि बैंक नोट और करेंसी नोट भी बच्चों एक तरीके से प्रोमिसरी नोट है। पूछो कैसे? मेरे को एक बात बताओ, जो तुम्हारा नोट होता है, करेंसी नोट होता है, ओके, उसमें लिखा रहता है ना आरबीआई के गवर्नर का, उसमें साइन लिखा रहता है, और उसमें यह भी लिखा होता है कि जो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसके पास ये राइट है कि उसको इंडिया के अंदर, अगर वो 500 रुपए का नोट है तो 500 रुपए की वैल्यू का सामान वो खरीद सकता है, 500 रुपए की चीजों से वो उसको एक्सचेंज कर सकता है। उसमें गवर्नर का साइन रहता है और उसमें ये बात लिखा रहती है कि आई एंटाइटल्ड टू द होल्डर ऑफ दिस करेंसी नोट, टू द होल्डर ऑफ दिस नोट, दैट वो उसको 500 रुपए, अगर 500 रुपए का नोट है तो 500 रुपए के एक्सचेंज में उसको किसी भी चीज के लिए वो यूज कर सकता है। तो एक तरीके से तुम्हारा बैंक नोट और करेंसी नोट भी एक प्रोमिसरी नोट ही होता है। तो इसीलिए यहां पर एक्सप्लिसिटली इसको हटाया गया यहां से कि बैंक नोट करेंसी नोट की बात हम नहीं कर रहे हैं। इन दोनों को छोड़ के हम बाकी प्रोमिसरी नोट्स की बात कर रहे हैं जो कि बिजनेस में यूज करा जाता है। तो हम अभी बैंक नोट और करेंसी नोट की बात नहीं कर रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि राइटिंग में है, वो एक प्रॉमिसरी नोट है। कब? जब उसके अंदर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब कि जो आपको प्रॉमिसरी नोट बना के दे रहा है, वो उसमें लिखा हुआ है कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा, और साइन करके आपको दे देगा, खुद ही बनाएगा। फर्क क्या है? बिल के केस में सेलर बनाता है बिल और कस्टमर से साइन करवाता है। यहां पर कस्टमर खुद ही बना के दे देगा कि लो मैं खुद ही बना के दे देता हूं। तो एक ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग का मतलब जो सामने वाला इंसान खुद ही से इनिशिएट करता है। तो ठीक है, मेकर इसमें साइन करेगा अपना, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। तो या तो उस व्यक्ति को जिसका नाम उसमें लिखा हुआ है, और या तो उस व्यक्ति के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। मतलब वो व्यक्ति अगर बोलेगा जाके बी को दे दो जाके सी को दे दो, जाके एक्स को दे दो, वाई को दे दो, तो टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है बच्चों? प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है? अगर नहीं दे पाया तो प्रॉमिसरी नोट भी डिसऑनर हो जाएगा। अकाउंटिंग सेम है। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट की बच्चों अकाउंटिंग सेम है। तो फर्क क्या है भैया? फर्क बस इतना है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सेलर बनाता है और बायर से एक्सेप्ट करवाता है। प्रॉमिसरी नोट बायर खुद ही बना के दे देता है, ये लो मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो इसलिए वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर है कि वो सेलर ऑर्डर कर रहा है, चल पैसे देगा तू। और यहां पर ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। बस ये डिफरेंस है। ओके। प्रॉमिसरी नोट का फीचर क्या है बच्चों? राइटिंग में होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट सफिशिएंट। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको बस एक एक्नॉलेजमेंट बोल दूं या लिख के दे दूं कि हाँ मैं आपका उधारी हूं, तो क्या वो प्रॉमिसरी नोट होगा? आंसर इज नो। वही बोल रहा है, मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि मैं आपका उधारी हूं, मैं आपको पैसे दूंगा, अगर मैं इतना ही बस लिख के दे दूं तो वो सफिशिएंट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट प्रॉपर फॉर्मेट में एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए टू पे द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप सिर्फ एक्नॉलेजमेंट लिख के दे दो तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। द अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल और डेफिनेट। अगेन कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें, अनकंडीशनल होना चाहिए और फिक्स अमाउंट लिखा हुआ होना चाहिए। डेफिनेट मतलब फिक्स अमाउंट। प्रॉमिसरी नोट शुड बी साइन बाय द मेकर। प्रॉमिसरी नोट शुड स्पेसिफाई द पे इन क्लियर टर्म्स। बच्चों पे का नाम क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट के ऊपर। प्रॉमिसरी नोट के ऊपर पे का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, जो अमाउंट पे करना है वो सर्टेनली लिखा हुआ होना चाहिए। प्रॉपरली स्टैम्प और डेट होना चाहिए, और इसमें कोई एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलाइक बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में बच्चों ड्रॉअर बिल बनाता था, ड्रॉई को देता था, ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता था। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस होगा कैसे? प्रॉमिसरी नोट का मतलब है आप प्रॉमिस कर रहे हो। अब इसमें क्या एक्सेप्टेंस की बात है? बोलो हाँ। आप खुद ही प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं आपको पेमेंट करूंगा, आई प्रॉमिस कि मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो अब इसमें कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। तो प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो कि प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। बताओ बच्चों। बोलो, क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है? फटाफट से बताओ। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है? बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर है, प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? आप ड्रॉअर जो है वो बिल बना के देता है ड्रॉई को, और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है। प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉई खुद ही एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दे देता है कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा।
बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है, प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। कोई एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सामने वाला खुद ही बोल रहा है कि मैं आपको पेमेंट करूँगा, उसमें क्या एक्सेप्टेंस देना? क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। यस। इसके अलावा बच्चों ये थ्योरी के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में डेफ़िनिटली आ सकते हैं। और भी कुछ-कुछ पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थ्योरी की करवाऊँगा। साथ में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हमारे, जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, वो भी मैं आपको करवाऊँगा। और भी कुछ-कुछ पॉइंट्स मेरे को आपको बताने हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। प्लस बिल आफ्टर साइड की भी चीज़ें बतानी है। ओके, होमवर्क में कुछ नहीं बच्चों, बस आप प्रैक्टिस करो जर्नल एंट्री को और ज़्यादा। ओके, क्लियर है? यस। जर्नल एंट्री प्रैक्टिस, हाँ। यस। पार्टीज़ के डिफरेंस, हाँ, पार्टीज़ का भी डिफरेंस होता है जर्नल और प्रॉमिसरी नोट में। जर्नल में 3 पार्टी होती है, प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 ही हुआ ना, ड्रॉअर और पेयी, है ना? प्रॉमिसरी नोट में बस 2 ही पार्टी हुई। ड्रॉअर जो प्रॉमिसरी नोट को बनाया, खुद कस्टमर बनाया प्रॉमिसरी नोट को, कस्टमर खुद ही बनाया प्रॉमिसरी नोट को, और पेयी जिसको पेमेंट होने वाली है, पेयी जिसको पैसा मिलने वाला है। तो 2 ही पार्टी होती है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर अलग होता है, ड्रॉई अलग होता है, पेयी अलग होता है। मतलब हो सकता है, पेयी हो सकता है कि ड्रॉअर खुद हो, जिसने बिल को बनाया है, जो सेलर था, हो सकता है वो बिल को अपने पास ही रखे और उसी को पेमेंट मिले। तो हो सकता है पेयी वो खुद हो, पर फिर भी पेयी कोई और भी हो सकता है। तो 3 पार्टी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेयी। जबकि प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ ड्रॉअर होगा एक ही जन, और पेयी होगा जिसको पैसा मिलने वाला है। और पेयी का नाम क्लियरली मेंशन करना पड़ता है प्रॉमिसरी नोट में, ठीक है? प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिसरी नोट शुड स्पेसिफाई द पेयी इन क्लियर टर्म्स। ओके, तो पेयी का नाम क्लियरली मेंशन करना होता है। चलो बच्चों, ठीक है? तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।